ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा इसके टाइप में, मैं एक बार फटाफट, बहुत सारे टाइप है, सबके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला वाले, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एलिफेंट, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बच्चों क्लोज चेन की, यानी जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला, जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार बन गए, एक मैंने कल बता दिया था आपको एलिसाइक्लिक, और दूसरा टाइप क्या होगा? एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक जिनका स्ट्रक्चर तो क्लोज होगा, मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा इनका, बट इनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है? एलिफेटिक, उनको हम क्या कह देंगे? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट इनमें कुछ खास स्मेल पाई जाती है, ठीक है ना, और एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज ये दिखाते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा एरोमेटिक क्या हो। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कैसे हो? क्लोज चेन वाले हो, कार्बन की बंद श्रृंखला हो, और वो एक विशेष गुण दिखाते हो। उस गुण को हम कहते हैं कि एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था सबसे पहले, उसका नाम था हकल। क्या नाम था? हकल। तो जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, किसको? हकल रूल को फॉलो करते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे? एरोमेटिक, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था ओपन चेन कंपाउंड में, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये हो सकता है हर जगह सिंगल बॉन्ड वाले हो, डबल बॉन्ड वाले हो, ट्रिपल बॉन्ड वाले। एक कंडीशन और होती है ओपन चेन में, एक स्ट्रेट चेन बनती है और दूसरी ब्रांच वाली। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच। स्ट्रेट चेन जैसे कार्बन कार्बन की बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, और इसकी बाकी सभी वैलेंसी इससे पूरी हो रही है हाइड्रोजन से, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लेकिन मान लीजिए कि कार्बन की एक ओपन चेन है, एक श्रृंखला है, और उसमें साइड में भी एक चेन निकल रही है ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांचिंग। क्या कहेंगे? ब्रांचिंग। समझ में आया? मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे अगर कुछ और कार्बन जोड़ दिए जाते हैं साइड चेन के रूप में, तो उसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच चेन। क्यों बनते हैं ये मैंने आपको कल बताया था। यानी ये जो सिंगल मल्टीपल बॉन्ड बना, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनते हैं बताया था ना। जब हाइड्रोजन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी प्रेजेंट है, तो हर जगह क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, और इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की कंडीशन क्या बनती है? जब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो, जितनी आवश्यकता है उससे कम, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। और ऐसे केस में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या इसी सिचुएशन में क्लोज चेन का भी निर्माण होता है। कल मैंने बताया था ना कि अगर टर्मिनल कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो जाए तो फिर वो क्लोज चेन बना लेगा। समझ में आ गया? अब क्लोज चेन में मैंने बताया था कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी संरचना तो क्लोज होती है, संरचना रिंग जैसी होती है, लेकिन उनके गुण किससे मिलते जुलते हैं? ओपन चेन, तो उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक। क्या बात कर लेते हैं? एरोमेटिक। इसमें आगे चल करके दो और पार्ट बनते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। इसमें भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की अभी बात करें। पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा
हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। और इसमें सबसे जो प्रिमिटिव टाइप का कंपाउंड है, यानी सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो निकाला गया वो है बेंजीन। सुना होगा सभी लोगों ने? अब सुनिए, एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, उसमें जितने भी कार्बन हो वो सब एक तल में होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि एक कार्बन यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो साइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, इसमें अब अभी मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ना, पाई क्लाउड होना चाहिए, तुम अभी नहीं समझोगे, इतना समझो। अल्टरनेट, ये तो समझते होगे, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के दूसरे वाले से डाल, समझ में आया? अल्टरनेट समझते हो? नहीं समझे? अल्टरनेट का मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहा अल्टरनेट बच्चों के पास पेन है, तो अल्टरनेट का मतलब उसके पास पेन है, फिर उसके पास नहीं है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास नहीं है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास नहीं है, फिर इसके पास है। आप समझ में आ गया? अल्टरनेट का मतलब समझना है। तो अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होने चाहिए, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होने चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है, इसमें 4n+2 कुल पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पे n जो है एक होल नंबर है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे। अब जब n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होगी और या फिर 6 होगी या फिर 10 होगी या फिर 14 होगी। अरे n की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, 0 रखा तो 2 आ गया, 1 रखा तो 4 1 जा 4 + 2, 2 रख दो तो 4 2 जा 8 + 2, 4 3 जा 12 + 2। अब ये बताओ, क्या किसी कंपाउंड में ये जो 3 प्रॉपर्टी आप लिखी हुई है, आपने देखा कि साइक्लिक, प्लेनर, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन, ये होने चाहिए। और चौथा जो रूल है वो क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें अभी बताऊंगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें कुल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो क्या वो एरोमेटिक होगा? बोलो नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? एरोमेटिक होने के लिए चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, अल्टरनेट में पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पे, अब समझ में आएगा अल्टरनेट क्या है। देखो इसमें ये आपको पता ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए जब कई बार तो कार्बन लिखा जाता है ना, और कार्बन ना लिखा होगा, ऐसे ऐसे गोला बना दिया गया, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना। इसमें हर कोने पे क्या मानेंगे? कार्बन। इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड लिखा जाता है, कार्बन लिखने की जरूरत नहीं। जरा देखो यहाँ पे हर कोने पे क्या है? कार्बन है। अब इस कार्बन के बारे में सोचिए, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2। तो 2 वैलेंसी तो पूरी दिख रही है आपको, बची कितनी? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ पूरी होगी, जिसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता, वो अंडरस्टूड है ना।
जैसे मान लीजिए आप लिखते नहीं हो 5 गुणा 6, तो आप कहते हैं कि इसके नीचे एक अपने आप समझा जाता है। वैसे यहां भी अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन लिख दिया गया और उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है कि उसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहां पे क्या है, जहां भी कॉर्नर होगा कार्बन कहां मिलेगा, कट्स एंड कॉर्नर पे, कट्स एंड कॉर्नर। जैसे यहां देखो एक और बना दिया, ये बना दिया। अब देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, और जहां दो लाइनें कट नहीं है, कट हो रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, वहां भी क्या माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो हर एंगल पे कार्बन 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 कार्बन। तो आगे से अगर मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं तो समझ लेना कि हर कॉर्नर पे क्या मिलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ भैया, और इस फॉर्मूले का क्या नाम दिया था मैंने, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड दिखाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन को लिखने की आवश्यकता। लेकिन एक चीज ध्यान, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया तो उसे लिखना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं, इनके अलावा कोई चीज आ गई तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें देखिए हर कॉर्नर पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। रिंग बन गई, पहली कंडीशन पूरी होगी, पहली कंडीशन होगी ना पूरी। दूसरा है प्लेनर, प्लेनर का मतलब जो एक ही तल में, कार्बन क्या है, एक ही तल में। ये कैसे पता लगेगा, देखो प्लेनर संकरण होता है sp2। क्या होता है, sp2। कल जब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई भी कार्बन अपनी चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड बना के पूरी कर रहा है तो sp3 संकरण होता है। अगर एक पाई बॉन्ड बनाता है तो sp2, और दो पाई बॉन्ड बनाता है तो sp। याद है ये। तो इसमें हर एक कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन देखो इधर पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है या नहीं, एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इसमें संकरण कैसा हो गया। ये वाला कार्बन देखो इधर तो सिग्मा बना रहा है, इधर एक सिग्मा और दूसरा, तो ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी कैसा हो गया। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, तो सभी कार्बन कैसा संकरण दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये सभी कार्बन एक ही प्लेन में, ये सभी कार्बन एक ही। दूसरी कंडीशन होगी फिर, ठीक है। अब बात करेंगे अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अल्टरनेट देखो यहाँ पाई, अगले में सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट है या नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। पूछ बेटा। चलो अब देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो बेटे एक बॉन्ड जब बनाते हो, जैसे आपने देखा था कार्बन कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड बनता है तो आपने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो इसमें ये एक पाई बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6। कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है जिसका नाम उसकी मम्मी ने बेंजीन रखा है वो एरोमेटिक, क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ कंपाउंड समझ में आ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ
इस कंपाउंड को अगर मैं कहूं कि इसका पूरा फार्मूला लिखो, बॉन्ड लाइन नहीं, कंप्लीट फार्मूला लिखो, तो आप क्या करेंगे? शुरू कर दो भाई। ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, फिर चौथा कार्बन। कितने कार्बन है इसमें? 5। ठीक है ना? इसी को स्टाइल में बनाया गया है। इसी चीज को किसमें बनाया गया? स्टाइल में बनाया गया। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बना? C कितनी बार आया? 5 बार। H कितनी बार आया? C5H12। ठीक है ना? आ गया समझ में? तो अब ये याद रहेगा आपको। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, ध्यान रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ऐसे बना के। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, ठीक है ना? तो क्या होता है इसमें? हर कॉर्नर में क्या मिलेगा? कार्बन। ठीक है ना? इस कार्बन में तो देखो 1 2 3, और मैंने कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आ रहा है तो उसको लिखना पड़ता है। देखो इसने OH लिख दिया क्योंकि यहाँ O आ गया। क्या आ गया? O। S बीच वाले कार्बन से। अब बताओ, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े बेटा? 2। कैसे? काउंटिंग तो 3 जुड़े हैं भाई। इसने एक ही वैलेंसी तो पूरी कर रखी है। कितनी वैलेंसी बची? 3। इसने भी 3। इसके साथ कोई हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। ठीक है, बैठो। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, सभी कार्बन की वैलेंसीज गिन करके 4 पूरी होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको हमने क्या नाम दिया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन। ऐसे इसको हम क्या नाम देंगे? ये है बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचना। अब इसकी हिंदी नहीं पता, ठीक है? संरचना, ठीक है? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। इस कार्बन के परिवार में जितने मेंबर हैं इसको एक साथ लिख दो। तो C और साथ में क्या है? H कितनी बार है? 3। इस कार्बन के साथ कितने H हैं? 1। और साथ में क्या लगा? OH। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3। अब इसका नाम है कंडेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रकार, इनमें बंधन कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसी होती है। ठीक है ना? अब हम आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर जैसे ये वाली चीज जुड़ गई, देखो कैसे जुड़ी।
भाई यहाँ एक हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन रहा होगा इस वाली जगह पे, और उस हाइड्रोजन को हटा के उसके लिए क्या जोड़ दिया इन्होंने, OH। क्या जोड़ दिया, OH। तो ऐसी चीज जो हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह खुद आकर के जुड़ जाती है, यानी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, या हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थाप्य। प्रतिस्थाप्य, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रतिस्थाप्य। क्या चीज होती है, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में, देखो कार्बन अपने यौगिक ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ये आपको पता है। अगर हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कोई भी दूसरी चीज आकर के जुड़ गई, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूएंट करेंगे। अरे सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग जानते हो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाना किसी चीज को। जैसे मुझे हटा करके केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई और टीचर आ जाए, लवली मैडम, तो वो मेरी क्या होगी, प्रतिस्थापन होगी, मुझको हटा दिया, मेरी जगह पे आकर के उन्होंने अपना स्थान बना दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ बेसिकली क्या था, हाइड्रोजन था ना, और उस हाइड्रोजन को हटाया किसने, OH, और आके खुद बैठ, तो इसको हमने क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एनी ग्रुप और एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन, कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह खुद आ जाता है, उसको हम प्रतिस्थाप्य कहते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं प्रतिस्थाप्य में कुछ प्रतिस्थाप्य ऐसे होते हैं जो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आके जुड़ जाए तो वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी उन पर डिपेंड करने लग जाती है। समझ में आया? बोलो। हाँ, तो ऐसे प्रतिस्थाप्य को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे प्रतिस्थाप्य जो बड़े दमदार होते हैं, ठीक है ना, इनके आने के बाद कहते ना जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, इस तरीके के। तो इनको क्या कहा जाएगा फिर, क्रियात्मक समूह। क्यों कहा जाएगा क्रियात्मक समूह, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रियाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने बस में, ठीक है ना। मतलब जब ये आ जाते हैं ना तो ये कहते हैं जो मैं कहूंगा वो होगा। समझ में आया? तो ऐसे प्रतिस्थाप्य जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहे 50 कार्बन जुड़े हो, लेकिन अगर एक जगह OH आ गया तो उन 50 कार्बन को कहता है परे, मैं आ गया, ठीक है ना, आई एम द बॉस। तो ऐसे प्रतिस्थाप्य क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह, और इनके जुड़ने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी इन पर डिपेंड करेगी। समझ में आ गया? ऐसे क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, ऐसे प्रतिस्थाप्य कौन कौन से हैं जो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे हैं, मैं कुछ 4-6 लिख दे रहा हूं, बाकी आपको बुक में से देखना पड़ेगा।
ठीक है ना, CHO एल्डिहाइड समूह। कीटोन अल्कोहल, अमीन, ठीक है। और भी बहुत सारे, देयर आर सो मेनी। जैसे इस एसिड के भी, इसको कहेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी 3-4 बनते हैं, COCl, CONH2, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बनते हैं। तो मैं अभी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ क्रियात्मक समूह का मतलब समझ में आ गया, बोलो। और जिनके अंदर इतनी पावर नहीं होती वो सब प्रतिस्थाप्य ही रह जाते हैं, उनको क्रियात्मक समूह का दर्जा नहीं मिला। जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, ठीक है ना। या कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट वगैरह, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, क्या एक फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। फिर ये क्या कहलाएंगे? इनको सिर्फ प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पावरफुल है, रिएक्टिव है, इनके जुड़ने से पूरा कंपाउंड इन पे डिपेंड हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? क्रियात्मक समूह। आ गया समझ में? इनके नाम बताओ, कौन सा समूह ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्डिहाइड, ऐसा आ गया तो कीटोन, ये अल्कोहल, ये अमीन। अमोनिया से बना है, किससे बना है? अमोनिया से। तो आगे चले भाई, कितनी चीजें समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनका नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा नाम, ठीक है, हमारे 40 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे, 70, 100 बच्चे हैं, उनका नाम तो आसानी से याद है। लेकिन ये सोचो कि अगर किसी के घर में 1 लाख आदमी रहते हैं, तो कोई नया बच्चा जब आएगा परिवार में और जब तो समझना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो उसको 2-3 महीने तो उनके नाम रटने में लगेंगे, ठीक है ना। तो यही समस्या हमारे साथ हुई। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सबसे बड़ा चैलेंज हो गया इनके नाम को याद करना, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि किसी भी कंपाउंड का नाम, जिसने उस कंपाउंड की खोज की, वही उसने जो रख दिया वही रख दिया। और वो ज्यादातर कैसे रखता था? या तो अपने देश के नाम पर रखता था, या अपने खुद के नाम पर रख देता था, या फिर जहां से उसको निकाला गया, जैसे फॉर्मिक एसिड, इसको सबसे पहले एक, आपने देखा होगा, एक बिल्कुल छोटी छोटी, हमारे यहाँ उसको जो है बालू कीड़ी बोलते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी लाल कलर की चींटी होती है, और अगर वो काट ले, ओहो, बहुत तेज से दर्द होता है, और जहां काटती है ना वो इतना मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो काटती है तो तुम्हारी स्किन में क्या डाल देती है? फॉर्मिक एसिड। क्या डाल देती है? और एसिड के बारे में आपने सुना होगा ना, ये स्किन बर्न कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां से ये वाली चीज निकाली गई थी।